प्राचीन भारत के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। पीछे के टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ऋग्वेद काल से होते हुए उत्तरवेद काल में ऋग्वेदकालीन जनपदों में परिवर्तित हो गए और उसके बाद में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इन्हीं जनों में से कुछ बड़े और शक्तिशाली जनपद बने और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। वो 16 महाजनपद बड़े जनपद के रूप में आगे जाकर परिवर्तित हुए। इन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद बहुत शक्तिशाली थे, जिनमें से कौशल, वत्स, अवंती और मगध शामिल थे। इन चारों में से और शक्तिशाली बनने के लिए, विशाल बनने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इस प्रक्रिया में मगध ने सर्वोच्चता स्थापित करते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसे ही हम मगध का उत्कर्ष कहते हैं, क्योंकि एक महाजनपद से वह एक साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। तो ये मगध ही था जिसके नेतृत्व में भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो मगध साम्राज्य के नाम से जाना गया और आगे जाकर मगध और इसकी राजधानियाँ भारत की राजनीति का एक प्रधान केंद्र बनी रही। आज हम जानेंगे कि आखिर इतने सारे महाजनपदों में से मगध का ही एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष क्यों संभव हो सका। एक साम्राज्य के रूप में मगध के उत्कर्ष के बहुत सारे कारण थे, जिन्होंने मगध को बाकी के महाजनपदों के ऊपर एक सर्वोच्चता प्रदान की। मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वह बहुत अनुकूल थी। उसकी राजधानियाँ, चाहे वह राजगृह हो, चाहे पाटलिपुत्र, उनकी स्थिति इस प्रकार की थी कि वे व्यापारिक मार्गों को नियंत्रण करने की स्थिति में थे। जैसे उत्तरापथ का जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग था, वह मार्ग मगध से होकर गुजरता था। तो इन्हें उन व्यापार करने वालों के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण था, या हम ये कह सकते हैं कि मगध की अनुमति के बिना उस मार्ग से व्यापार संभव नहीं हो सकता था, और इसलिए उसने इस व्यापार से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफलता प्राप्त की। दूसरा भौगोलिक स्थिति का लाभ ये मिला कि उसकी राजधानियाँ सामरिक दृष्टि से सुरक्षित थी। इतनी ज़्यादा सुरक्षित थी कि उनके ऊपर सहज ही आक्रमण करके विजय प्राप्त करना संभव नहीं था। इसकी पहली राजधानी राजगृह
पहाड़ियों से घिरी हुई थी और उस पर विजय प्राप्त करना एक दुर्धर्ष कार्य था। इसी प्रकार आगे जाकर जो उसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र, वह एक प्रकार का जलदुर्ग था। वह गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन नदियों से घिरा हुआ था और एक जलदुर्ग होने के कारण उसमें सहज प्रवेश करना संभव नहीं था। इस कारण से यहाँ के शासक अपनी राजधानी की चिंता को छोड़कर आक्रमण के लिए सहज ही निकल सकते थे। उन्हें इस बात का ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी कि यदि वो किसी अन्य महाजनपद पर आक्रमण करने के लिए जाएंगे तो पीछे से कोई तीसरा महाजनपद उसकी राजधानी पर आक्रमण करके अधिकार ना कर ले। ये एक बहुत बड़ा लाभ था मगध को, क्योंकि हमने पीछे के मानचित्र में देखा कि ये जो महाजनपद थे, इनके बीच में ज़्यादा दूरियां नहीं थी और मगध के भी लगभग आसपास और अन्य महाजनपद थे। इसलिए प्रत्येक महाजनपद को ये कहीं न कहीं चिंता रहती थी कि यदि वह अपनी राजधानी को असुरक्षित छोड़कर बाहर जाएगा आक्रमण करने के लिए शासक, तो वो इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाए और ना ही वो इतने लंबे समय तक बाहर रहे जिससे कि उसकी राजधानी असुरक्षित हो जाए। एक दूसरी बात और थी कि यदि राजधानी की सुरक्षा के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी छोड़नी पड़े तो सेना की क्षमता पर प्रभाव पड़ता था, क्योंकि जो सैनिक राजधानी की सुरक्षा के लिए रह जाते थे उन्हें आक्रमण करने के लिए सेना का भाग नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेना की शक्ति में कमी आ जाती थी, परंतु पाटलिपुत्र या मगध के मामले में ऐसी समस्या नहीं थी। इसीलिए वहाँ के शासक निर्भीक होकर आक्रमण करने की स्थिति में थे। एक और महत्वपूर्ण कारण ये था कि मगध का प्रदेश उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश था और इस कारण से यहाँ पर कृषि का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से और ज़्यादा मात्रा में होता था। हमने जैसे अभी उल्लेख किया था कि बहुत सारी नदियाँ मगध प्रदेश में बहती थी, इनमें गंगा बहुत प्रमुख थी और इस गंगा के कारण मगध को न केवल उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती थी बल्कि जल की समस्या भी पूरी हो जाती थी और इस कारण मगध में कृषि का बहुत उत्पादन होता था और कृषि का उत्पादन इतना होता था कि मगध के निवासियों के उपभोग करने के बावजूद भी शेष रह जाता था। कृषि अधिशेष अनेक प्रकार के अन्य उद्यमों को फलने पनपने का अवसर देता है। कृषि में अगर शेष अनाज रह गया तो किसान उस अनाज को बेचकर अपने लिए कुछ अन्य सामग्री खरीदने की विचार करता है। अन्य सामग्री में मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, लकड़ी के सामान हो सकते हैं, लोहे के सामान हो सकते हैं या अन्य प्रकार के कपड़े हो सकते हैं। इस प्रकार के सामान खरीदने की क्षमता उसमें होती है
और इस कारण से बहुत सारे ऐसे लोग कृषि छोड़कर इस प्रकार के उद्यमों में लग जाते हैं, क्योंकि उनकी भोजन की जो समस्या है वो अधिशेष उत्पादन प्राप्त करने से पूरी हो जाती है। तो वो अपना उत्पाद किसानों को देते थे और उसके बदले में अनाज प्राप्त करते थे, और इस प्रकार से एक व्यापार का जन्म होता है, और इस व्यापार के जन्म से धन पैदा होता है और समाज और राष्ट्र धनी बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कृषि अधिशेष के कारण शासक के पास यह लाभ होता है कि वह उस कृषि अधिशेष को कर के रूप में प्राप्त करे और उससे प्राप्त होने वाले धन से वह एक बड़ी मात्रा में सेना एकत्र करे, क्योंकि सैनिक का कार्य लड़ाई करना है, लड़ना है, राष्ट्र के लिए युद्ध करना है, उसकी सुरक्षा करना है। वो खेती नहीं कर सकता और इसलिए उसकी भोजन की आवश्यकता वो कृषि अधिशेष पूरी करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज़्यादा कृषि का उत्पादन का मतलब है और ज़्यादा शक्तिशाली सेना और बड़ी सेना। और यही कारण था कि उस ज़माने में हर साम्राज्य है, हर राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करके अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र प्राप्त करने की कोशिश करता था। तो मगध को ये सहज एडवांटेज था, लाभ था कि उसके यहाँ कृषि का उत्पादन खूब होता था और उसके उपभोग से अधिक होता था। इस कारण से वहाँ पर व्यापार वाणिज्य का भी प्रचार प्रसार हुआ और साथ ही शासक को सेना इकट्ठी करने के लिए कोई ज़्यादा समस्या सामने नहीं आई। तीसरा कारण ये था कि मगध का जो क्षेत्र था वहाँ पर आर्थिक संसाधन भी सहज और बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे। अगर हम कुछ आर्थिक संसाधनों की बात करें तो राजधानी पटना के आसपास, चूँकि वो गंगा का क्षेत्र था, तो वहाँ पर सहज उपजाऊ मिट्टी और पानी उपलब्ध होने के कारण खूब घने और बड़े जंगलों का निर्माण हुआ। विशाल जंगल थे और इन जंगलों से मगध को लकड़ी प्राप्त होती थी सहज ही। और एक और बड़ी बात कि जंगलों से हाथी भी मिलते थे, क्योंकि जंगलों में हाथी रहते थे और हाथी जिसे हम गज सेना कहते हैं, एक सेना या लड़ाई के एक हथियार के रूप में उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो इन हाथियों की सहज उपलब्धता ने मगध को युद्ध के मैदान में एक अतिरिक्त लाभ प्रदान किया। आप समझ सकते हैं उस ज़माने में जब लड़ाइयाँ तलवार और भालों से होती थी, तीर और बाणों से होती थी, धनुष और बाण से होती थी, उस समय एक व्यक्ति हाथी के ऊपर बैठकर अगर युद्ध लड़े तो कितनी अच्छी स्थिति में था। और इसी कारण से मगध में जो गज सेना थी, उस गज सेना पर बड़ा ध्यान दिया जाता था और उस गज सेना के कारण मगध को एक सैन्य लाभ अतिरिक्त प्राप्त होता था। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण भी था वहाँ के आर्थिक संसाधनों में, वो ये था कि वहाँ पर लोहा और तांबा अच्छी मात्रा में प्राप्त होता था। अब इन दोनों धातुओं की उपलब्धता से जो लाभ मिल सकता है उसका हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। तांबा उस समय दैनिक जीवन के उपयोग के लिए बहुत ही जरूरी धातु था और लोहा जो कि कठोर होता है
और उससे अनेक प्रकार के उपयोग संभव हैं। कृषि के क्षेत्र में भी, जैसे घने अगर वनों को काटना है तो उसके लिए या तो उनको जलाया जाए, जलाकर मैदान साफ करके वहाँ पर खेती के लायक ज़मीन बनाई जाए, कृषि भूमि का निर्माण किया जाए, या फिर उन पेड़ों को काटा जाए। काटने के लिए एक कठोर और मजबूत धातु का होना जरूरी है। अगर हम किसी पेड़ को तांबे की कुल्हाड़ी से काटेंगे तो तांबा मुलायम होने के कारण बार बार वो कुल्हाड़ी मुड़ती रहेगी और पेड़ काटने में बड़ी मुश्किल आएगी। दूसरे स्थान पर अगर हम लोहे की कुल्हाड़ी से पेड़ काटेंगे तो पेड़ सहजता से कटता है। इस कारण से इन पेड़ों को काटने में और उनके काटकर कृषि के क्षेत्र का विस्तार करने में भी सहायता मिली। दूसरी तरफ जो अधिक महत्वपूर्ण भूमिका लोहे ने निभाई वो थी कि युद्ध के लिए हथियार निर्माण, जैसे तलवार ले लीजिए, भाला ले लीजिए, या अन्य प्रकार के अन्य अस्त्र शस्त्र समझ लीजिए, उनका लोहे के बिना निर्माण संभव नहीं है। और जिस देश के पास अधिक मात्रा में लोहा होगा वो अधिक मात्रा में इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र निर्माण करने में सफल रहेगा। इसी कारण मगध की सेना इन लोहा अस्त्रों से बने हुए हथियारों का उपयोग करती थी सेना में, युद्ध में, और इसके कारण इनको अतिरिक्त लाभ होता था। दूसरे राष्ट्र जहाँ पर लोहा का उत्पादन नहीं होता था वो अपने तलवार निर्माण के लिए, भाला निर्माण के लिए या सेना के लिए हथियारों के निर्माण के लिए अन्य राज्यों के ऊपर निर्भर रहते थे और उन्हें बड़ी मात्रा में धन उनको देना पड़ता था। तो ये मगध में उत्पादन होने के कारण मगध को इसका बहुत बड़ा लाभ था। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि दूसरा प्रदेश या दूसरा महाजनपद जहाँ पर लोहे का उत्पादन होता था वो था अवंती। तो अवंती को भी इसका लाभ मिला और यही कारण है कि मगध के साथ जितने लंबे समय तक संघर्ष अवंती कर सका उतने लंबे समय तक अन्य महाजनपद संघर्ष करने में सफल नहीं हुए। चौथा और महत्वपूर्ण एक और कारण मगध में योग्य शासकों का मिलना भी था। मगध को सौभाग्य से बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे योग्य शासक मिले जिन्होंने अब कूटनीति से, बल प्रयोग से अपने राज्य का विस्तार करने का निश्चय किया। उनमें साहस था अन्य राज्यों को अपने राज्य में मिलाने का और इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर दूसरे महाजनपदों के साथ उनको मगध में विलय करने का कार्य किया। हम सब जानते हैं कि अगर नेता या शासक योग्य नहीं होता है तो चाहे राष्ट्र कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सेना कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, योग्य सेनापति के अभाव में उसकी सफलता बहुत मुश्किल होती। परंतु सौभाग्य से मगध को कुछ बहुत ही योग्य शासक मिले जिन्होंने अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करते हुए मगध का विस्तार किया और उसे एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार कह सकते हैं कि मगध का एक साम्राज्य के रूप में जो उत्कर्ष हुआ उसके पीछे कुछ आधारभूत कारण थे जो अन्य महाजनपदों को सहज ही उपलब्ध नहीं थे और इस कारण मगध अन्य महाजनपदों के स्थान पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। धन्यवाद।